हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिसीजन सीमेंट एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैसिलिटी लोकेशन, जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इन बीबीए सेमेस्टर 5 ऑफ यूनिवर्सिटी बीकेएनएमयू एंड सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी। दोस्तों, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और बीकेएनएमयू में एक यूनिवर्सिटी में एक चैप्टर आ रहा है, एक सब्जेक्ट आ रहा है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 4 है फैसिलिटी लोकेशन। इट मींस के प्लांट लोकेशन। दोस्तों, कंपनी स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्लान करने पड़ते हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सारा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग और मीटिंग्स वगैरह सब कुछ आपको कंडक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको डिफरेंट थिंग के ऊपर डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कौन सी चीज के लिए क्या सुटेबल है, और उसके साथ साथ हम अगर बात करें तो हमारा प्लांट कहाँ पर होना चाहिए, उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे चुने हम लोग, रॉ मटेरियल कहाँ से ले, कस्टमर हमारे क्या रहेंगे, हमारा मार्केट कहाँ पर रहेगा, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है और उसके बारे में हमें पूरा लेआउट तैयार करना पड़ता है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक क्वेश्चन है, फैसिलिटी लोकेशन। इट मींस के प्लांट लोकेशन, हम उसको कह सकते हैं प्लांट लोकेशन। तो क्या है प्लांट लोकेशन? सिलेक्शन ऑफ प्लेस टू स्टार्ट द इंडस्ट्री और बिजनेस has great impact on productivity, efficiency and profitability of the unit. आपके यूनिट की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी और जो आपका यूनिट का यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके या उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, उसके लिए सबसे अगर बेस्ट है, उसके लिए अगर प्राइम स्टेज है, अगर सबसे पहला स्टेज है तो वो है लोकेशन ऑफ साइट, लोकेशन ऑफ प्लांट। हमारा प्लांट कौन सी जगह पर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से और उसका हम कितना यूटिलाइज कर पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कैपेसिटी भरपूर है, आप बहुत सारा मतलब कि प्लांट आप बहुत सारा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप कहीं गांव में यूनिट फैक्ट्री बनाकर बैठे हो और वहां से आपका माल, आपका जो यूनिट है, फिनिश गुड्स है, वो मेन सिटी पर जाने तक उसका कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो दूसरी कंपनी जो है वो आपसे कम प्राइस में मार्केट में सेल कर रही हो तो आपकी प्रोडक्ट ना बिके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे आपका और आपकी कंपनी का, आपके कंपनी के यूनिट्स का, फिनिश गुड्स का और कस्टमर का सबका बना हो। The main aim of any business is to maximize the profit by reducing its cost of production. उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करके अपना प्रॉफिट अर्न करना कोई भी कंपनी का मेन एम होता है। Business should try to make an attempt to select a location where the cost of production is lower and large market can be covered. और हमेशा एक बिजनेसमैन जो रहेगा, अच्छा बिजनेसमैन, वो हमेशा वही ट्राई करेगा कि आपके बिजनेस, उसके बिजनेस का जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो मिनिमम आए और मैक्सिमम वो सेल यूनिट जो है वो सेल कर सके मार्केट के अंदर। तो हमारी कंपनी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आए और हमारा जो माल है वो भी ज्यादा बिके। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो प्लांट लोकेशन रिफर्स टू द चॉइस ऑफ रीजन एंड द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर साइट फॉर द स्टार्टिंग द बिजनेस और फैक्ट्री। अपनी फैक्ट्री और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक ऐसा रीजन और एक ऐसा मतलब कि साइट, ऐसी साइट जहां पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको करने का क्या क्या फायदा है वो हम कहते हैं प्लांट लोकेशन, सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जो प्लांट लोकेशन को सिलेक्ट करने के टाइम पे हमें ध्यान में रखने चाहिए। वो फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो लोकेशन है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो आज हम बात करते हैं, चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन। उसके अंदर फैक्टर्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है प्राइमरी फैक्टर्स और दूसरा है सेकेंडरी फैक्टर्स। तो हम बात करते हैं पहले प्राइमरी फैक्टर्स की, जो प्राइमरी लेवल पे जो देखे जाते हैं, जिसका सीधा मतलब कनेक्शन हमारी एक्टिविटी के पास साथ रहता है, तो वो है प्राइम फैक्टर्स। जो है सबसे पहले फर्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आप बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हो वहां पर, लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है तो कुछ काम का नहीं है आपका लोकेशन। मान लो कि मेरा सिटी पोरबंदर है और पोरबंदर में मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टील इंडस्ट्री बिजनेस का स्टार्ट करना है मुझे, लेकिन पोरबंदर के आसपास कहीं रॉ मटेरियल पे स्टील मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जमशेदपुर से स्टील मंगवाऊंगा टाटा कंपनी से, तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल है ही नहीं।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करूंगा कि जहां पर मुझे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। देखिए दोस्तों, एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं उसके ऊपर बहुत अच्छे से गौर करना है, क्योंकि वही एग्जांपल आपको एग्जाम में काम आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है प्रॉक्सिमिटी नियर टू द मार्केट। ठीक है, मार्केट के आसपास होना चाहिए। आप लोकेशन और रॉ मटेरियल के चक्कर में ऐसा भी मत करो कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो मतलब इंडस्ट्री है, वो मार्केट से बहुत दूर हो। आप ऐसा भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट से बहुत दूर हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है प्राइमरी फैक्टर्स, आपको कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट स्कीम की वजह से कि आपको सब्सिडी मिलती है और आप यहाँ से मतलब के कई विलेज में जाके आप प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन विलेज से अगर आपको मेन सिटी मेट्रो सिटी तक आपको पहुंचाना है, अगर आपको आपका यूनिट फिनिश गुड्स ट्रक भर के, तो आपको वहां पर ट्रक की अवेलेबिलिटी ना हो, ये भी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर ट्रक तो हम लोग कहीं से बुला सकते हैं, लेकिन मेरी बात ये सुनिए कि कोई भी ट्रक वाला जो है, कोई भी मतलब के ट्रांसपोर्ट वाला जो है, वो सीधा आपके पास आपके लिए अलग से नहीं आएगा। हमेशा क्या होता है, मान लो मुंबई से एक ट्रक वाला निकला है, वो गुजरात पहुंचा अहमदाबाद पे उसने एक ट्रक को मतलब के अनलोड किया, वहां पर उसने माल उतारा महाराष्ट्र वाला, और यहाँ से वापस वो खाली नहीं जाएगा, यहाँ से वापस वो माल भरेगा। अगर उसको मुंबई का माल मिल रहा है या तो फिर महाराष्ट्र के कहीं सिटी का माल मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है, अगर उसको राजस्थान का माल मिल रहा है, तो वो यहाँ से गुजरात से जाएगा राजस्थान के बाद उसको वहां से ढूंढना पड़ेगा महाराष्ट्र का कोई भी फिनिश गुड्स वाला, कि जो इंडस्ट्री उसको फिनिश गुड्स दे जो महाराष्ट्र में ट्रांसफर करने के लिए, तो वो वहां से महाराष्ट्र के लिए कोई बंदा ढूंढेगा और राजस्थान से वो महाराष्ट्र जाएगा, ऐसे वो ट्रिप ऐसे घुमाएगा। अब आप कहीं विलेज में हो तो वहां पर दूसरी कोई इंडस्ट्री होनी भी चाहिए जो वहां पर वो जो उसको ट्रक वाले से माल यहाँ पर अपने पास मंगवा रही है। अगर वो इंडस्ट्री यहाँ पर है ही नहीं, वहां पर यहाँ पर कोई माल मंगवाने वाला है ही नहीं, तो आपके पास ट्रक आएगा कहां से? अगर आएगा तो वो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसे ही बढ़ जाएगी। तो नियर टू द मार्केट होना चाहिए आपको, जाके आप मतलब ह्यूज क्वांटिटी में आप उसको और बल्क क्वांटिटी में आप उसको सेल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। वही चीज जो नियर टू द मार्केट आया और वहां पर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया, वही चीज यहाँ पर आएगी। कई जगह पर आप देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है तो आपका माल यहाँ से जा सकना बहुत मुश्किल है, और अगर आपका माल यहाँ पर आप रॉ मटेरियल मंगवा भी रहे हो तो रिटर्न में जो ट्रक खाली जाएगा तो वो भी आपके लिए मतलब कि डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसका जो रेंट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, नियर टू मार्केट का मतलब ये हुआ कि मार्केट के आसपास रहेगा तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का मतलब ये रहा कि आपके इंडस्ट्री के आसपास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किस तरह की होती है? 3 टाइप की होती है। एक तो है रोड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। आपके जो सिटी है, आपका जो मतलब के एरिया है, वो कम से कम एक कनेक्टिविटी एक वे से तो कनेक्ट होना चाहिए, या सी वे या एयर वे या रोड वे। तो जहां पर हम देखते हैं तो रोड वे है वो सबसे ज्यादा यूजफुल और इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें आप लो कॉस्ट में आप अपना गुड्स ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रेन उससे भी ज्यादा सस्ता है, लेकिन आपकी क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो रेलवे और रोडवे आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि पोरबंदर है, तो पोरबंदर में फिश अवेलेबल है, जो हम लोग यहाँ पोरबंदर के जो सी है वहां से मतलब फिश आती है, वो फिश यहाँ से हम दिल्ली, हावड़ा, तमिलनाडु, हैदराबाद कई जगह पर भेजते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर पोरबंदर में ट्रेन अवेलेबल होनी चाहिए। तो ट्रेन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, तब हम लोग यहाँ से ट्रेन पोरबंदर से इतनी दूर तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो हम कैसे पहुंचाते, जरा आप सोचिए और मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, अब हम देखते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। हर चीज अवेलेबल है, लेकिन आपके पास जो अगर लेबर ही अवेलेबल नहीं है तो क्या काम का? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया, और एग्जांपल में मैं आपको बताया कि यहाँ पर फूड्स जो है, सी फूड जो है जिसमें फिश, ठीक है, तो पोरबंदर में वो ज्यादा अवेलेबल है उसका रॉ मटेरियल, तो हम लोगों ने यहाँ फैक्ट्री डाल दी। लेकिन मान लो पोरबंदर में उसका लेबर अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हमें लेबर आसपास से मंगवाना पड़ेगी। सबसे पहले प्रायोरिटी हम रखेंगे कि पोरबंदर सिटी में ही लेबर अवेलेबल हो। अगर पोरबंदर में लेबर अवेलेबल नहीं है तो हम ओखा, द्वारका या फिर वेरावल, सोमनाथ से हम लोग लेबर मंगवाएंगे। अगर वहां पर भी अवेलेबल नहीं है तो ऊना से यहाँ पर लोग इंडस्ट्री वाले लेबर को यहाँ बुलाते हैं, और लेबर को यहाँ पर रहने का खर्चा देते हैं, खाना पीना देते हैं, और उससे काम करवाते हैं, और उसको छुट्टी में उसको घर पे भेजते हैं, ताकि वो मतलब कि अपना फैमिली के पास 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना जितना भी छुट्टी रहता है वो एंजॉय कर सकते हैं। वापिस वो यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके अपना काम शुरू कर देंगे। तो लेबर अवेलेबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। जितना लेबर दूर से आएगा उतना आपके लिए कॉस्ट बढ़ेगा। जितना लेबर आपके कंपनी के आसपास रहता होगा या सिटी में रहता होगा, उतना आपके लिए लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा।
यहाँ पर हम देखते हैं पावर सप्लाई, लाइटिंग। ऐसी जगह भी है जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी मीटर चालू बत्ती गुल, ऐसा कुछ नाम है, शाहिद कपूर की मूवी है जिसमें शाहिद कपूर एक लॉयर होता है और वहां पर एक यूपी का एक सिटी है और उसके अंदर यूपी या हिमाचल प्रदेश का एक कोई छोटा सा सिटी है, वहां पर उसके दोस्त ने, शाहिद कपूर के दोस्त ने एक बिजनेस स्टार्ट किया कार्डबोर्ड शीट बनाने का, वो पैकिंग के जो कार्टून्स बनाने का। और वहां पर देख रहा है कि कार्टून्स बनाने के लिए उसने फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, लेकिन वो सिटी के अंदर दिन में 6 घंटा लाइट नहीं रहती है। तो 6 घंटे तक अगर लाइट ना हो तो वहां उतना टाइम तक आपका बिजनेस बंद रहता है और आपको लेबर का चार्ज पे करना पड़ता है। लेबर की कॉस्ट आपकी आगे बढ़ती रहेगी, वो उसका मीटर चलता ही रहेगा, लेकिन आपकी लाइट नहीं है, इसलिए आपका प्रोडक्शन बंद रहेगा। तो पावर सप्लाई अगर अवेलेबल नहीं है तो आपका प्रोडक्शन अटक सकता है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं हेवी कि जो बीच में से उसका पावर सप्लाई बंद नहीं होना चाहिए, बीच में से उसका प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। अगर बीच में से प्रोडक्शन बंद हो रहा है तो वो प्रोडक्ट आपकी उसमें कुछ फॉल्ट आ सकता है और या डिफेक्ट पीस बन सकता है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पावर सप्लाई अवेलेबल होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस अवेलेबिलिटी मतलब कि आपके आसपास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो आपको आपकी कंपनी को सर्वे करके आपकी कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था 2021 में। उस टाइम पे जब मैंने देखा कि भाई मुझे सब्सिडी के हिसाब से अगर पुतियाना या फिर राणा कंडोरा अगर ऐसा कुछ सिटी हो तो वहां पर अगर बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मुझे वहां पर अच्छा सब्सिडी मिल सकता है। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं यही वहां लोकेशन पर बिजनेस स्टार्ट करूं। जब मैं बैंक के पास लोन लेने के लिए गया तो बैंक ने मुझे बोला कि भाई हम लोग वहां पर आपको लोन नहीं दे सकते, अगर आप पोरबंदर सिटी में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर मैं आपको लोन दे सकता हूँ। आपको वहां पर लोन लेनी हो तो वहां की बैंक को पकड़िए। वहां की बैंक के पास गए तो उन्होंने बोला हम लोग इतनी बड़ी लोन नहीं दे सकते, हम लोग छोटी अमाउंट में लोन दे सकते हैं। तो आपका बिजनेस के साइज के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि आपको वहां पर इतनी फाइनेंस देने वाली कंपनी या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है अवेलेबल तो आपको मतलब कि वो लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, आपको ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर फाइनेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल हो और फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हो, उसकी सर्विस अवेलेबल हो। तो ये थे हमारे पास प्राइमरी फैक्टर्स। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप ये क्वेश्चन इतना अच्छे से लिख सकते हो कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा तो आपकी अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी और अच्छी इंप्रेशन होगी एग्जाम जो पेपर चेकर के सामने। और ये क्वेश्चन के आपके एग्जाम्पल के हिसाब से वो आगे का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें भी मतलब तो आपको लाइटली आपको ले सकता है वो। तो हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट सेकेंडरी फैक्टर। सेकेंडरी फैक्टर के अंदर ऐसे फैक्टर है जो कुछ ऐसा फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, ये फैक्टर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्राइमरी फैक्टर वो सब हमारे कंट्रोल में रहते हैं, सेकेंडरी फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ये सेकेंडरी फैक्टर है सबसे पहला है नेचुरल फैक्टर्स। तो हम पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम ऐसे फैक्टर्स जो हम पहले से ही उसका ध्यान रखें कि वो आगे जाके हमें नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेट। अब मुझे किसी ने कहा कि भाई चलो हम लोग को सेब की फैक्ट्री बनानी है, तो मैं सेब की फैक्ट्री बनाऊंगा, सेब का मतलब फार्मिंग करूंगा। चलो मैंने सेब का फार्मिंग करना शुरू कर दिया, तो क्या ये पोरबंदर में पॉसिबल हो जाएगा सेब का फार्मिंग करना? नहीं। एप्पल का फार्मिंग करना हो तो मुझे मतलब कि यूपी साइड ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक कोल्ड वेदर चाहिए, इसलिए उसको मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि चाय पत्ती, ठीक है, और जो टी प्रोडक्शन है वो मुझे कहां पर करना पड़ेगा? टी प्रोडक्शन पोरबंदर पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो कहां पर पॉसिबल हो जाएगा? वो आसाम साइड ही पॉसिबल होगा। कुछ ऐसे होता है कि रॉ मटेरियल आपका बन चुका है, रॉ मटेरियल आपका है और पोरबंदर का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि यहाँ पर ये जो दरिया का जो पानी होता है, इसलिए यहाँ पर जो क्षार होता है हवा में, उसके एयर में भी क्षार होता है। तो अगर आप रॉ मटेरियल रखते हो यहाँ पर, तो रॉ मटेरियल मतलब के वो आप हमको आप कह सकते हैं कि आपको उसकी जो इफेक्ट है, उसकी एडवर्स इफेक्ट है, वो इसके ऊपर आ सकती है, अपने क्या बोलते हैं हम उसको, क्षार के सॉरी रॉ मटेरियल के क्वालिटी के ऊपर आती है। आपका रॉ मटेरियल जो अगर कुछ टाइम ज्यादा पर यहाँ पर पड़ा रहता है तो उसकी इफेक्ट आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे आती है। अगर बात करें हम फिनिश गुड्स की, फिनिश गुड्स के अंदर अगर बात करें तो अगर आपका फिनिश गुड्स रेडी है लेकिन अगर वो पड़ा है यहाँ पर, तो उसके ऊपर मतलब जम्स लग जाएंगे, उसके ऊपर मतलब के जो ये जो क्षार लग जाएगा। अगर वो लोखंड एल्यूमिनियम के आइटम है तो उसके ऊपर क्षार लग जाएगा और वो सड़ने लगेगा, जो आपका जो मटेरियल है वो सड़ने लगेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं नेचुरल क्लाइमेट जो उसको सुटेबल नहीं होते प्रोडक्ट को, तो ऐसी जगह पर हमें वो बिजनेस स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टील इंडस्ट्री, तो पोरबंदर में स्टील इंडस्ट्री डालेंगे तो उसका हमें मशीनरी के ऊपर
ऊपर, हमारे स्टील प्रोडक्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, फिनिश गुड्स के ऊपर उसकी बहुत इफेक्ट आएगी। वो चमक नहीं लगा पाएगा, वो काला हो जाएगा या उसके ऊपर क्षार जम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का एटमॉस्फेयर, पोरबंदर सिटी का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, इसलिए। तो दूसरा हम देखते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखो दोस्तों, पॉलिटिकल फैक्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, सेकेंडरी फैक्टर है लोकेशन सिलेक्शन के लिए। हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करने का सोच लिया, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी पॉलिसीज क्या है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग या पब्लिक के हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग, अगर वो स्ट्रिक्ट है, अगर आपको वो सब रूल्स रेगुलेशन के अंदर, तो आपके बिजनेस को वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने पॉलिटिकल फैक्टर्स को नजरअंदाज किया, आपने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, आपने बिजनेस के लिए जमीन खरीद ली या लीज पे ले ली, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, फिर आपको पता चला गवर्नमेंट तो मुझे मना कर रही है, फिर आगे जाके आपको लॉस बियर करना पड़े, उससे बेहतर है कि आप पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी चेक कर लीजिए। फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज, जैसे कि आपको मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज लाइक किस तरह से, अगर आप मेट्रो सिटी में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 20%, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 20% तक का सब्सिडी मिलेगा। अगर उसमें भी अगर गर्ल्स, अगर लेडीज के नाम पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 25% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 25% होगा, 5% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 25% आपको मिलेगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और वो छोटे सिटी में कर रहे हो, मेट्रो सिटी में नहीं कर रहे हो लेकिन छोटे सिटी में कर रहे हो, जो मेट्रो सिटी नहीं है लेकिन एक सिटी है, ठीक है, वहां पर जहां पर नगर पालिका अवेलेबल है, वो जैसे कि पोरबंदर सिटी में आप कर रहे हो, तो आपको 30% तक का सब्सिडी मिलता है, और अगर 25% तक का सब्सिडी मिलता है, और अगर उसमें कोई लेडीज के नाम पे हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलता है, तो हो जाएगा 25 + 5 30%। और अगर आप कोई विलेज में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, तो वो विलेज में अगर आपका जैसे कुटियाना में है, ऐसे कुछ विलेज में आप स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, तो वहां पर आपको मिलेगा 30% सब्सिडी, और उसमें भी अगर आप लेडीज के नाम पे स्टार्ट कर रहे हो तो 35% सब्सिडी मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडी आपको कितना प्रोवाइड कर रही है, तो उसके हिसाब से अगर आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे लोकेशन करना हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। लास्ट में पर्सनल फैक्टर्स, कुछ पर्सनल फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि इमोशंस, ठीक है, जैसे कि मान लो कि हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, यूएसए के अंदर उन्होंने अपने होम टाउन में ही बिजनेस उसका स्टार्ट किया था, क्योंकि वो बिजनेस छोटा सा गांव था, फिर भी उसने बिजनेस वहीं पे स्टार्ट किया, क्योंकि उसको पता था कि भाई मुझे मेरे सिटी में ही मतलब जो डेवलपमेंट करना है ताकि मेरा सिटी डेवलप हो, तो वो उसका पर्सनल फैक्टर था। इसलिए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये इस तरह से मतलब साइड सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि धीरू भाई अंबानी, उन्होंने पैसा कमाया मुंबई से, लेकिन उन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की गुजरात से, क्योंकि वो गुजरात उसका नेटिव प्लेस है। इस तरह से मतलब कि बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वो ऐसे है बिजनेसमैन है जो अपना बिजनेस अपने होम टाउन से स्टार्ट करते हैं, ताकि मतलब कि उसका होम टाउन का डेवलपमेंट हो। तो ये हमारे पर्सनल फैक्टर में आ जाएगा। इसी तरह हम लोग मिसलेनियस फैक्टर, बहुत सारे और भी फैक्टर्स ले सकते हैं जो हमें यूजफुल हो सकते हैं लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इजी एग्जांपल था, आप उसमें अच्छे से बहुत सारा कंटेंट आप लिख सकते हैं, और लास्ट में कंक्लूजन भी अच्छा लिख सकते हैं आप कि हमारे पास फैक्ट प्राइमरी, हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल है, उसको हमने कैटेगराइज किया है प्राइमरी और सेकेंडरी। कुछ फैक्टर्स हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर जो है वो कंपल्सरी हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, और वो हमें पहले देखना पड़ता है, उसके बाद हम साइट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। खूब खूब धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो सुना, एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।